क्या हुआ अनिल, किस सोच में डूबे हो? हाँ, नहीं साहब, वो मैं अगर तुम बुरा ना माने तो तुमसे कुछ पूछूं? अब नहीं, क्या पूछना है, पूछिए। नहीं, मतलब ये काम के बारे में नहीं है, इसीलिए। तो फिर? अच्छा, अब तुम्हारी एक बेटी है ना? हाँ, लेकिन क्या बात है? अब कितने साल की है वो? लगभग वो 11 साल की होगी। वाह, तो बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा है? शादी की बात सुनकर अनिल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैनेजर ने अनिल के चेहरे पर ध्यान दिए बिना ही कहा, अरे उत्तरी कोलकाता के रॉय परिवार के छोटे बेटे देवज्योति रॉय विदेश से लौटा है, पहले से बैरिस्टर। इसके अलावा उनका अपना एक अच्छा खासा बिजनेस भी है, जो बुरा भी नहीं है। कुल मिलाकर परिवार और लड़का दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अरे क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? असल में मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल ठाकुराइन के अनुरोध पर मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। अब अपने बेटे को संस्कारी बनाना चाहती है तो अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार घर में हाँ हाँ, एक बार बहुरानी से भी पूछो, देखो क्या कहती है। ऑफिस से घर लौटते समय अनिल के मन में कई बातें चल रही थी। सचमुच लड़की की शादी की उम्र तो हो गई है। घर लौटकर अनिल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और मालती उसकी एक बात पर सहमत हो गई। क्या सच में जी? रॉय घर? वो तो बहुत बड़ा घर है जी। अंकल वंश का परिवार है वो। आप इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ कर दीजिए, समझे? ओफो, आप जरा सोच कर देखिए कि हमारी बेटी वहाँ पर रानी बनकर रहेगी। ज्योति दिखने में बेहद खूबसूरत, गोरा रंग, नैन नक्श बहुत ही प्यारे। अब तक उसके माता पिता ने उसे बड़े स्नेह से रखा था। एक महीने के अंदर ही उसकी शादी हो गई। जलसा बैठा। कुछ सज्जन विदेश से भी आए। खाने पीने का कार्यक्रम में पूरा उत्तरी कोलकाता सम्मिलित था। 24 साल का देवज्योत रॉय और 11 साल की ज्योति शादी के बंधन में बंध गए। क्या बात है? तू इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? कुछ भी तो नहीं। तू बहुत भाग्यशाली है। तू जानती है, तेरे भैया की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी की और घर ले आए। उस वक्त मेरी उम्र भी तुम्हारे जितनी थी। डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, समझी? अच्छा दीदी, अगर आपके देवर भी किसी और से शादी करके उसे घर ले आए तो उसके बाद मेरा क्या होगा? अरे ऐसी बातें नहीं करते पगली। अपने घर में कोई सौतन लाता है क्या? वैसे भी देवर जी तो बहुत अच्छे हैं। इन सब के बारे में मत सोच तू। ये कौन सी किताबें हैं, बताओ तो? इतनी मोटी तो अंग्रेजी की किताब होती है। ये अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, लेकिन ये अंग्रेजी की किताब नहीं है, ये कानून की किताब है। तुम अंग्रेजी पढ़ सकती हो? नहीं, लेकिन हिंदी पढ़ सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अभी तुम्हारी उम्र कम है, तो अगर अभी से तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ोगी तो एक दिन तुम भी बहुत कुछ सीख जाओगी, ठीक है?
क्या मैं पढ़ूंगी? ये किताब मैं पढ़ूंगी? मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं भी ये मोटी मोटी किताबें पढूं। मैंने अब तक जो मोटी किताबें पढ़ी हैं वो है रामायण और महाभारत। अरे देखना देखना, एक दिन तुम ये सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ पाओगी, देख लेना तुम। माँ, तुम्हें एक बात कहनी थी, मैं कहना भूल ही गया था। हाँ बोलो ना बेटा बोलो। देखो माँ, मुझे ये व्यापार करने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं और पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं वकालत करना चाहता हूँ। अब हाँ, तू वकालत कर। तुझे वकालत करने से मना किसने किया है? हाँ? देखिए भैया, वो दरअसल मैं वापस विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर और भी डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? अभी कुछ दिनों पहले तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम अभी बाहर जाना चाहते हो। करना क्या चाहते हो तुम? देखो माँ, तुम लोगों ने मुझे शादी करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने शादी की। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाऊंगा, मुझे अब आप मत रोको। नहीं नहीं बेटा, अब तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिनों पहले तो आए हो और तुम चले गए तो छोटी बहू का क्या होगा बताओ, और साथ ही इस परिवार का क्या होगा? यहाँ पर सब देख रेख के लिए भैया है तो सही ना माँ, और ज्योति का ख्याल रखने के लिए भाभी भी तो है। और जहाँ तक इस परिवार की बात है, तुम्हारे अलावा इसको कोई नहीं संभाल सकता है माँ। जानती हो माँ, इतनी छोटी डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे और पढ़ना होगा, नहीं तो मैं अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाऊंगा माँ। इस तरह देव ज्योति तरह तरह की तरक देकर अपनी माँ और भैया को मना लेता है। ज्योति और उसकी जेठानी बस खड़े होकर सुन रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। जेठानी ने ज्योति से सिर्फ एक ही बात कही, तेरी किस्मत भी फूटी निकली, अपने पति को काबू में नहीं रख पाई। गलती की है जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? क्या मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए घर से दूर जा रहा हूँ? मैं तो पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी होते ही वापस आ जाऊंगा और लौटते समय तुम्हारे लिए कुछ विदेशी कपड़े और कुछ अंग्रेजी किताबें भी ले आऊंगा, ठीक है? तब तक तुम सारी किताबें पढ़ लो, मैं वापस आकर तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अरे नाराज मत हुओ, अगली बार तुम्हें भी ले जाऊंगा मैं। तो कुछ इंतजाम तो करना होगा या नहीं, बताओ? मुझे भी लेकर जाओगे? अरे हाँ, तुम्हें भी ले चलूंगा। तब तक तुम इस बंद आंतरिक जीवन से मुक्त हो जाओगी। हम पूरी दुनिया एक साथ घूमेंगे। हाँ। इसके बाद लगभग 5 वर्ष बीत गए। इस बीच घर की बड़ी बहू बहुत बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। ज्योति ने अपने सबसे करीबी को खो दिया था। अब 16 साल की ज्योति पर खाना बनाने से लेकर घर संभालने तक की पूरी जिम्मेदारी आ गई। कौन जाने उसकी किस्मत में कुछ और ही बुरा लिखा था। रात में अचानक ज्योति का जेठ नशे की हालत में उसके कमरे में आता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? छोड़िए मुझे, आपको शर्म नहीं आती है? छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं माँ को बुलाऊंगी। छोड़िए, हटिए। माँ, तुम्हें लगता है कि माँ अपने बेटे को छोड़कर तुम पे भरोसा करेगी? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए, मैं बता रही हूँ, छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी अभी। चिल्लाओ, जितना चाहो चिल्लाओ। क्या हुआ बहू? हाँ? अरे बेशरम, छी, अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसी हरकतें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा?
अब माँ, तुम गलत समझ रही हो। अब मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब मेरा विश्वास करो माँ। बस, कौन झूठ बोल रहा है ये तो तुम्हारे मुंह की बदबू से ही पहचान में आ रही है। तुम अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। मेरे जीते जी तुम कभी इस घर में वापस मत आना। मुझे तो खुद पर घिन आने लगी है कि तूने मेरे कोख से जन्म लिया है। अब ज्योति पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। घर के बाहर कई लोगों की उस पर बुरी नजर थी, इसलिए उसकी सास ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक छोटा बेटा घर वापस न आ जाए तब तक वो कहीं भी बाहर ना निकले। अपनी सास के इस आदेश से ज्योति अपने ही घर में कैद हो गई थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की ओर पंछियों को उड़ते देखा करती और अपने पति की वापसी की कल्पना करती और सोचती कि ना जाने वो कब आएंगे और उसकी परीक्षा लेंगे, साथ ही उसे इस कारावास से मुक्ति दिलाएंगे। जानती है छोटी बहू रानी, कितने दिनों के बाद छोटे बाबू ने मालकिन को चिट्ठी लिखी है। क्या चिट्ठी? क्या लिखा है उसमें? हाँ, मेरे बारे में कुछ लिखा है या नहीं? क्या तुम माँ के पास से वो चिट्ठी लाकर दे सकती हो? अरे तुम चुप क्यों हो गई? क्या लिखा है बताओ ना मुझे। लिखा है मतलब लिखा है कि हाँ, क्या लिखा है बता। हाँ, बता ना मुझे। अरे इतना झिझक क्यों रही है? बाकी दिन तो बकबक करती रहती है, अब क्या हो गया बता। वो असल में बात यह है कि छोटे बाबू अब वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे? मतलब क्या बोल रही हो तुम? वो नहीं आएंगे मतलब क्यों? क्या हुआ उन्हें? वो क्यों नहीं आएंगे वापस? क्या बात है? ऐसे चुप मत बैठो, बताओ मुझे क्या हुआ है। तुम्हारी किस्मत सच में फूटी हुई है छोटी बहू। क्या? वो छोटे बाबू ने विदेश में एक मेम साहब से शादी कर ली, इसीलिए वो कभी वापस नहीं आएंगे, वहीं पर रहेंगे वो। और ये सब कुछ सुनने के बाद छोटी मालकिन ने हिम्मत हार ली है। ये सुनकर ज्योति से और रहा नहीं गया। एक पल में उसकी दुनिया बिल्कुल उजड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से वो उठकर सास के कमरे में गई। अपनी सास के कमरे में जाकर देखा, जिस इंसान की एक आवाज से पूरा रॉय परिवार कांपता था, आज वो बिस्तर पर सूखे पत्ते की तरह पड़ी हुई थी। वो अपनी सास के पैरों के पास जाकर बैठती है और उनके पैर को छूती है। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन, खुला आसमान, उड़ते पंछी और देवोजीत के साथ रहने के सपने, देवोजीत के साथ बनाई एक विदेशी दुनिया सब एक झटके में टूट गई। उसके सारे सपने बिखर गए। इसके बाद धीरे धीरे वो जमीन पर गिर गई।